हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो दौर है पोल्यूशन का, और मुझे लगता है कि सभी इससे परेशान हैं। आज हम लेकर चल रहे हैं अपना चैप्टर, जो कि जिसकी वजह से, जिसके एक्सटिंक्शन की वजह से आज की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, ये जनरेट हुई है। तो हमारा चैप्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या है? क्लास 10 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसीलिए बच्चों मैंने पॉल्यूशन की बात की, क्योंकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है और जो फॉरेस्ट है, मेनली फॉरेस्ट फॉरेस्ट का जो डिफोरेस्टेशन की जो प्रक्रिया चल रही है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से आज हम फेस कर रहे हैं पॉल्यूशन को। एक रीजन इसका ये है ही, आप सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो वेलकम टू कबीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक शेयर जरूर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर के एंड में मैंने कुछ अपने नोट्स भी लिए हैं, तो आप उनको भी बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ चैप्टर मैंने इसलिए लिया है एनसीईआरटी बुक से, ताकि आपको ये ना रहे कि कुछ हमारा मिस हो गया है। तो यहाँ हम पूरा वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड नहीं देखेंगे, सिर्फ मेन मेन जो हमारे टॉपिक है वही देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक लेप्चा जो ट्राइब है उसका फोक सॉन्ग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। Narak, my lord, you are creator of music in the world of lepchas. Oh, Narak, my lord, let me dedicate myself to you. Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forest, the insects, and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. देखिए, ये प्रकृति प्रेमी है, लेप्चा ट्राइब है, तो किस तरह से इन्होंने अपना सॉन्ग बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो यहाँ ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है एक तरह से। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लाइकेंस टू banyan ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। यानी इस संसार में हम अकेले नहीं रहते, बल्कि हमारे साथ, यानी इस प्लैनेट पर मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं उसमें, बैक्टीरिया जैसे, लाइकेंस और छोटे से जीव लाइकेंस, और बनियान ट्रीज जैसे, और एलिफेंट जैसे, और ब्लू व्हेल जैसे बड़े जीव भी रहते हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ये सब जो एक साथ मिलकर रहते हैं, इससे क्या हमारा बनता है? एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी बनती है। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. ठीक है, for example, the plants, animals, and microorganisms recreate the quality for the air we breathe, the water we drink, and the soil that produce our food, without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producers on other which all other living beings depend. ठीक है, तो ये आपने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ ली है कि हम यहाँ इस प्लेनेट पर रहते हैं, कितने सारे लोगों के साथ इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। लोगों मीन्स यहाँ पर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लाइकेन जैसे आपने देखा, और भी बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर जो हैं। तो बात करेंगे हम, हमारे पास जो एक टर्म आई वो आया बायोडाइवर्सिटी, या उसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या होता है? वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. यानी इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज मिलते हैं, जो कि अपने फॉर्म में, फंक्शन में डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन क्लोजली इंटीग्रेटेड है एक तरह से। यानी ये सब जो है एक नेटवर्क में बंधे हुए हैं, इंटरडिपेंडेंसीज है सबकी। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं इंडिया में। तो फ्लोरा एंड फोना दिया है, यहाँ से आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने इसके क्रिस्पी नोट्स बना दिए हैं वैसे। इफ यू लुक अराउंड, यू विल बी एबल टू फाइंड
that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest countries in the terms of its very vast array of biological diversity. This is possible twice or thrice the number yet to be discovered. यानी इंडिया में अभी जो known species है, ठीक है, वो अभी इतनी है कि इसका और ट्वाइस और थ्राइस अभी येट टू नो, अभी जानने के लिए बाकी है, डिस्कवरी नहीं हुआ है कि इतने टाइप की स्पीशीज और अभी बाकी हैं. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. इससे पहले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं. हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर तो रिसोर्सेज के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately, they are under great stress. तो ये जब जितना भी flora and fauna है सब किस में है? Under great stress due to insensitivity to our environment. अब देखते हैं, देखिए important terms जो आ रही हैं. Conservation of forest and wildlife in India. कैसे करते हैं? तो conservation in the background or rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. तो conservation के लिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ देखेंगे. Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems जैसे कि water, air and soil. तो ये कंजर्वेशन जो है वो किसको प्रिजर्व करके रखता है? हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, किससे चलता है हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम? वाटर, एयर एंड सॉइल से. इसको प्रिजर्व करते हैं. इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. हमारी जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, इन सबको भी प्रिजर्व करके रखना है, हमें बचा के रखना है. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर की अगर बात करें, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज. अभी भी हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज हैं उन पर क्या है? डिपेंडेंट है. फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी. जो फिशरीज है हमारा वो भी किस पर डिपेंडेंट है? ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसकी मेंटेनेंस पर. इन 1960s एंड 70s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. तो 1960 और 70 के बीच जो कंजर्वेशनिस्ट हैं हमारे, उन्होंने डिमांड किया नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए. भाई इन जीव जंतुओं के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिर आया उसके बाद, ठीक है. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया विद वेरियस प्रोविजंस एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. यहाँ आप इस पिक्चर में देखेंगे कि कितने लोग, ये ट्राइब्स हैं, ये सब हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंड है. इनका जो लाइवलीहुड है वो कैसे चलता है? फॉरेस्ट की हेल्प से चलता है. देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, ट्राइबल गर्ल्स हैं कुछ, ये यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी एट मुखाली नियर साइलेंट वैली. तो बैम्बू सैपलिंग्स कर रही है, लगा रहे हैं. यहाँ आप देखोगे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको ये मार्केट में बेच रहे हैं. यानी जो भी ये फल फ्रूट, जो फ्रूट्स है और जो भी चीज है इसमें, ये लेकर आते हैं फॉरेस्ट से और फिर उसको, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये वुमेन सेलिंग कर रही हैं, ट्राइबल वुमेन्स हैं. और यहाँ पर क्या कर रही है, लीफ लिटर जो है उसको कलेक्शन करके वुमेन, जो गांव की देहात की औरतें हैं वो इसको कलेक्शन करके अपने घर ले जा रही हैं. इससे कुछ भी करेंगे, चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है कुछ और करेंगे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो किस तरह से ये लोग डिपेंडेंट है इन फॉरेस्ट पर. तो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब आया है? 1972 में, with various provisions and protecting habitats. An all India list of protected species was also published. तो इसमें क्या करा गया कि एक ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज लिस्ट भी यहाँ पर पब्लिश की थी कि हमारी कितनी स्पीशीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है. ठीक है. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड. इस प्रोग्राम का थ्रस्ट किस पर था कि जितनी हमारी स्पीशीज अब बची हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज की, यानी जिनको खतरा है, जिनका ज्यादा शिकार किया जाता है, जो खत्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ऐसे स्पीशीज को बचाने के लिए, उन पर जो हंटिंग है उसको बैन करने के लिए, तो इस तरह की एक लिस्ट बनाई गई, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स. ठीक है, किस वजह से ये स्पीशीज खत्म हो जाती हैं? इनका जो अपना नेचुरल हैबिटेट है वो हम डैमेज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, इस वजह से ये स्पीशीज भी खत्म हो जाती हैं. एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हमने, खत्म कर दिया है. सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स. तो इसके साथ साथ क्या किया है,
सेंट्रल और मैनी स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है कि कुछ नेशनल पार्क बनाए हैं। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, about which you have already studied. हमने पहले पढ़ रखा है. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger. आप देख सकते हैं इनके लिए स्पेशली हमने एक्ट बनाए. The one on rhinoceros, ठीक है. The Kashmir stag, ये वो स्पीशीज हैं जो खत्म होने की कगार पर है. और हैंगुल, कश्मीरी स्टैग बोलो या हंगुल बोलो, ये कश्मीर में पाया जाता है. 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है. देखिए आपको कितनी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है कि अगर क्रोकोडाइल का 3 टाइप्स लिया यहीं से, इनको इन्होंने प्रोटेक्शन दी है. क्या क्या है? फ्रेश वाला, फ्रेश वाटर वाला क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और घड़ियाल है. द एशियाटिक लॉइन की बात हो रही है एंड अदर्स. द मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट ब्लैक बग, इन्हें जिसे चिंकारा कहते हैं, है ना, एक तरह का डियर होता है. ठीक. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, एंड द स्नो लेपर्ड, ये सारी स्पीशीज जो हैं हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया. तो इन सब का जो हंटिंग है वो बैन है, कहीं इंडिया में कहीं पर भी इनकी हंटिंग नहीं की जा सकती. इसके साथ देखेंगे एक एक करके, जैसे स्पेशल एनिमल का कुछ एक्ट लेकर आए हैं. प्रोजेक्ट टाइगर आया, कब आया? वाइल्ड लाइफ 72 में बना है, तो उसके 1 साल बाद आ गया प्रोजेक्ट टाइगर. कब आया? इन 1973 में. The authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. यानी सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये कितना था? 55,000 था, लेकिन अभी कितना बचा है? सिर्फ 1,827. सोचिए कितना इसका शिकार हुआ है टाइगर का. ठीक है. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade. ठीक है, पोचिंग फॉर ट्रेड होता है, श्रिंकिंग हैबिटेट, इनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, इनका जो इनका जो फूड होता है, इस तरह की स्पीशीज होती हैं, वो स्पीशीज ही खत्म होती जा रही है, तो ये खाएंगे क्या? ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जंगल साफ होते जा रहे हैं, तो इनका हैबिटेट भी खत्म होता जा रहा है. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction, since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world. These two nations became prime targets for poaching and illegal trading. Project Tiger, one of the publicized wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarbans National Park in the West Bengal, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो देखिए ये कितने सारे हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं. यहाँ पे इन देखो जानवर को देख सकते हैं, यहाँ पर एनिमल्स है. ये आपका जो राइनोसोरस की हम बात कर रहे थे, वन हॉर्न, ठीक है, ये वन हॉर्न नहीं है, नॉर्मल है. ये आपका है राइनो एंड डियर इन कांजीरंगा नेशनल पार्क. कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? मुझे कमेंट में बताइए किस स्टेट में है. और ये डियर्स हैं यहाँ पर इतने सारे, तो जो कि जिनका बहुत हंटिंग की जाती है. तो ये देखिए कितने सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. इनके नाम कुछ याद रखिए ताकि आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप बता सके कि हाँ ये इंडिया में ही है. साथ साथ उनका स्टेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको पढ़िए. The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. There is now a more intensive search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. तो अब देखिए नॉट ओनली द एनिमल बट अब जो इंसेक्ट्स हैं इनकी भी शुरुआत हो गई है कंजर्वेशन प्लानिंग के अंदर. यानी अब इनके लिए भी एक्ट लाया जाएगा कि इस तरह के इंसेक्ट्स को कोई ना मारे इन द, क्योंकि ये इंसेक्ट्स भी हमारे बहुत जो इकोलॉजिकल वे में देखें तो हमारे लिए ये फ्रेंडली होते हैं, ये हमारा बहुत काम करते हैं. ठीक है. वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट याद रखेंगे कब आया है? 1980 एंड 1986 वाइल्ड लाइफ
एनवायरमेंट प्रोग्राम जो आया था आपका, several hundred butterflies, देखिए butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. ये protected species की list में आ चुकी हैं. In 1991, for the first time, plants were also added to the list. कुछ plants को भी इसमें डाला है, starting with 6 species. Starting में कितनी डाली थी? 6 डाली थी. ठीक है. अब types and distribution of forest देखते हैं और wildlife resources के. तो किस तरह के हमारे जो ये फॉरेस्ट हैं, इनको हमने किस तरह की कैटेगरी या टाइप बना रखा है, देखते हैं. तो यहाँ देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने क्या क्लासिफाई किया है. दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितनी भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका आधे से भी ज्यादा, मोर देन हाफ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द रिजर्व. अब ये रिजर्व फॉरेस्ट है. रिजर्व फॉरेस्ट है मतलब रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड, इनको बहुत मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है एज फार एज द कंजर्वेशन के एंगल से देखें तो इनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जा रहा है. किसके लिए? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए. ठीक है. जब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की जाती है, दिस इज वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. यानी जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 कैसा होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. यानी अब इसमें जो है आउटसाइड एक्टिविटीज जो होती है वो अलाउड नहीं होती हैं कि यहाँ हंटिंग करो, डिफॉरेस्टेशन करो, ऐसा कुछ होता है. अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट है एंड वेस्टलैंड्स होती हैं बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज. अब जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है आर आल्सो रेफर्ड टू एज द परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for the protective reasons. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया. देखिए सबसे पहले ज्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया, जिसमें कितना? 75% इसका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका वो क्या है? प्रोटेक्टेड है. फिर जम्मू कश्मीर ले लीजिए, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयरएज जबकि जो बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑल जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ द गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट. यानी अभी इसको कैटेगराइज नहीं किया है कि ये कैसा फॉरेस्ट है. अनक्लास फॉरेस्ट है, मैनेज बाय द लोकल कमिटीज. इसको कौन मैनेज कर रहा है? अभी लोकल कमिटीज करेंगे. तो हमने कौन कौन सा देखा यहाँ पर? हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसमें हाफ से भी ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व रखा जाता है. ठीक है. और दूसरा क्या है? प्रोटेक्टेड. इसमें 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. आगे देखते हैं. ये आप देख सकते हैं घड़ियाल. अभी हमने देखा कि कितनी तरह के होते हैं. जो क्रोकोडाइल्स हैं उनमें से एक टाइप था घड़ियाल्स का. द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन at its lowest since the 1970s. What went wrong and what can we do? देखिए कितनी कम होती जा रही हैं. ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. ठीक है. तो बर्ड डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, कि ये जो बर्ड्स हैं जो इस पर रहती हैं तो यमुना के डर्टी होने की वजह से इनकी डेथ हो रही है. ठीक है. इस घड़ियाल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है. चलिए उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की. तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recording that only this will secure their own long-term livelihood. In Sariska Tiger Reserve, देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में. विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग. जो गांव वाले हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? माइनिंग के अगेंस्ट. वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं.
बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 72 का ही बना हुआ है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, जो गांव वाले हैं खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हैबिटेट्स को वाइल्ड लाइफ के, एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो क्या ना करे, अपना इन्वॉल्वमेंट ना करे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस, देखिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 acres of forest as the भैरव देवता का सॉन्चुरी करके सॉन्चुरी। तो इस तरह से इन्होंने खुद से भी लोग कोशिश कर रहे हैं, declaring that their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments। इसके बाद द फेमस चिपको मूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो कितने सारे हैं, बीज बचाओ आंदोलन, फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन है, एक फार्मर्स का ग्रुप है ये इन टेहरी, एंड नवधान्या हैव शोन दैट adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. In India, Joint Forest Management (JFM) कहेंगे program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded nature worship, degraded sacred groves, a wealth of diverse and rare, जो groves हैं ये भी खत्म होते जा रहे हैं, जो कि a wealth of diverse and rare species के लिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पर सारा वही दिया है, कंजर्वेशन कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या मूवमेंट्स चलाए गए हैं, किस तरह से जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, तो जो नेचर की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, वो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके लिए बहुत पुरानी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं इनके। द बेस्ड ऑन द प्रोमाइसेस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, तो उसी बेस पर ये कहते हैं कि जितना भी गॉड ने बनाया है नेचर उस सबका ये प्रोटेक्शन करते हैं। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves। तो इस तरह के कुछ जंगल अभी बचे हुए हैं जहां पर इसको क्या बोलते हैं, sacred groves, the forest and god, forest of god and goddesses, उनको क्या कहा जाता है, ये लोग क्या मानते हैं कि ये फॉरेस्ट किसके हैं, god and goddesses। These patches of forest are parts of the large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, इसको हम अब नोट्स में देख लेंगे थोड़ा सा। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected। ठीक है, ये सारा प्रोटेक्शन का है। आप देखिए यहाँ पे द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एक्सिस्टेंस सिंस 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management depends on the formation of local yani village institutions that undertake protection of activities mostly on the degraded forest land managed by the forest department। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोकल कम्युनिटीज को भी इस प्रोटेक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन है, जिससे कि जो आउटसाइडर एक्टिविटीज है, हंटिंग है, पोचिंग है, वो सब इनका यहाँ बैन है। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber। इसके बदले क्या होता है, यहाँ पर जो छोटा मोटा प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट का, जो कि जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और उसमें शेयर करते हैं टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। ठीक है, द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management, यानी कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए एवरीवेयर, ताकि ये किसी तरह का नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी डिसीजन मेकिंग जो एक्टिविटी है उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक। किस तरह की एक्टिविटीज में, जो पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज होते हैं उसमें इसमें इनको इन्वॉल्व किया गया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। आगे देखते हैं, ये गौतम बुद्धा की वर्ड्स है, क्या लिखा है, द ट्री इज अ peculiar organism of unlimited kindness and
benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the X-Men who destroy it. ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, तो आप बना सकते हैं। एक नज़र हम अपने नोट्स पे भी डाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे, और आप इसको पॉज करके इसके नोट्स बनाइए, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नोट्स है, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना, यानी हिंदी वाले देखेंगे तो क्या देखेंगे, जैव विविधता, वनस्पति और जीव। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता रेफर्स टू द इमेंस वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, जो आप कहते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स जिसको कहते हैं फौना, विद इन एन इकोसिस्टम। इंडिया का स्टेटस क्या है इसमें, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी, home to over 47,000 plant species and 81,000 animal species। देखिए, इंडिया किसका घर है, 47,000 प्लांट स्पीशीज का और 81,000 एनिमल स्पीशीज का। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। तो देख लीजिए, फ्लोरा का 10% और मैमल्स का 20% जो है उसको क्या है, थ्रेटेंड लिस्ट में है। कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज की बात करें, प्रजातियों का वर्गीकरण, तो क्या क्या होते हैं, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN की फुल फॉर्म है ये, तो आपको याद रहनी चाहिए। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्लासिफाइज स्पीशीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसकी कैटेगरीज बनाई है, नंबर 1 नॉर्मल स्पीशीज, यानी सामान्य प्रजातियां हैं, जिसमें क्या आता है, पॉपुलेशन आर नॉर्मल, गिविंग एग्जाम्पल, जो नॉर्मल है आराम से चल रहा है सब, जैसे कैटल है, साल है, पाइन है, ये ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इनकी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल है, इसको कोई अभी खतरा नहीं है। दूसरा कैटेगरी लिया है एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इनको थ्रेट है, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये खत्म होने वाली है। एग्जाम्पल जैसे ब्लैक बग है, एशियाटिक चीता है, वन ऑन राइनो है, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज, यानी सुभेद्य प्रजातियां जो आराम से इनकी शिकार हो जाती हैं, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, यानी ये अभी एंडेंजर्ड नहीं है बट लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड सून, जल्दी ही हो जाएंगे, इफ फैक्टर्स लीडिंग टू देयर डिक्लाइन कंटिन्यू। जिस तरह से अगर ये कंटिन्यू डिक्लाइन होता रहा तो ये एक दिन ये भी कैसे हो जाएंगे, एंडेंजर्ड में आ जाएंगी कैटेगरी में। अभी ये कैसी है, वल्नरेबल है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ब्लू शीप है। रेयर स्पीशीज की बात करें, दुर्लभ प्रजातियां, स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरीज। अभी इनकी जो कम पॉपुलेशन होती जा रही है वो धीरे धीरे करके क्या हो सकती है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकती है। जैसे किसके लिए खतरा है, हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, स्थानिक प्रजातियां, ये फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज। एग्जाम्पल लेंगे तो अंडमान टील, यानी जो अंडमान का टील, टील क्या है, एक क्या है, ट्री है। निकोबार पिजन, पिजन है, ये पिजन तो समझते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, एंडेमिक स्पीशीज है, वहीं की स्थानिक प्रजातियां हैं, लोकल स्पीशीज होती है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, विलुप्त प्रजातियां, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी, पूरी तरह से खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, पिंक हेडेड डक था एक पहले, अब नहीं दिखाई देता। एशियाटिक चीता इंडिया में था, अब नहीं दिखाई देता। इनको हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से अपने मंगाए हैं। अब देखेंगे फैक्टर्स फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्या फैक्टर्स है हमारे, इनके क्यों इनका डिप्लीशन हो रहा है, यानी ह्रास हो रहा है, वनस्पति और जीवों के ह्रास के कारण क्या है। नंबर 1 हमारा जो एग्रीकल्चर, देखो बेटा यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड मैंने नोट्स बना दिए हैं, बहुत आपके लिए यूजफुल है ये। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन यानी कृषि विस्तार हो रहा है, तो ये इनके खत्म होने का कारण है, रीजन है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी जो है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी करना है हमें, तो क्या किया जा रहा है, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वो खत्म किए जा रहे हैं, यानी फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है, फॉर किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड माइनिंग, कुछ हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, परियोजना और खनन, विकास की परियोजना और खनन चल रहा है हमारा, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ताकि हमारे यहाँ का डेवलपमेंट हो।
तो इसमें क्या-क्या है हमारा परेशानी किसमें होती है? जैसे रिवर वैलीज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं और माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हैव कॉज़्ड सिग्निफिकेंट डिफ़ॉरेस्टेशन। तो इनकी वजह से भी काफ़ी हमें क्या होता है डिफ़ॉरेस्टेशन करना पड़ता है, यानी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। जैसे कि बुक्सा टाइगर रिज़र्व है ना? इसको इसको किस बात से खतरा है बुक्सा टाइगर रिज़र्व को? थ्रेटेन्ड बाय डोलोमाइट माइनिंग, कि यहाँ पर क्या करना है? डोलोमाइट माइनिंग करनी है। ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रीजन है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी जो चराई और जलाऊ लकड़ी का संग्रह करते हैं, उससे भी हमारे जंगलों को खतरा है। एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी नॉर्मल एक्टिविटीज तो अलाउ है, चलो उतना चलता है, लेकिन एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज नेगेटिवली इम्पैक्ट फॉरेस्ट हेल्थ। क्या करता है लोग कि वहां से पेड़ के पेड़ काट के ले जाए जा रहे हैं, है ना? ऐसा होता है। नॉर्मल आप अपने चलो चूल्हा जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आप वहां से लकड़ियां लेकर आ रहे हो, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वहां से लेकर आ रहे हो छोटा मोटा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन क्या करते हैं लोग, ट्रक भर भर के लकड़ी ले जाने लग जाते हैं, वो क्या गलत है। पोचिंग एंड हंटिंग, यानी शिकार और अवैध शिकार हो रहा है, यानी कि इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इज अ मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, स्पेशली टाइगर्स। ठीक है, स्पेशली किसका? टाइगर का। उसके बाद कंजर्वेशन इन इंडिया, कैसे भारत में संरक्षण हो रहा है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई, हमने ये चैप्टर में पढ़ा अभी। क्या किया है? शॉर्ट में आपको सब दे रखा है यहाँ पे। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब इम्प्लीमेंटेड टू प्रोजेक्ट, किस लिए लाए थे? टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। प्रोजेक्ट टाइगर launched in 1973 to protect the tiger population and preserve biotypes बायोटाइप्स। ठीक है। लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमने चैप्टर से भी किया है इसको, वनों का कानूनी वर्गीकरण। कैसे क्लासिफिकेशन किया है फॉरेस्ट का? तो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं हमारे आरक्षित वन, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, कवर्स हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। हमने किया था, कितने आते हैं इसमें? हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड का इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखे हमने, इसमें कितना बताया था? 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड, लिमिटेड यूज इज परमिटेड। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? अवर्गीकृत वन। अदर फॉरेस्ट, इस इन दो कैटेगरीज के अलावा जो और है, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज, जो कि गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हो सकती है और किसी लोकल कम्युनिटी की भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और संरक्षण। लोकल कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, हमने देखा कई जगह क्या कर रही है लोकल कम्युनिटीज, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है कंजर्वेशन एफर्ट्स में। सर इसका टाइगर रिजर्व, यहाँ पर विलेजर्स ने, अभी बात की थी हमने, विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर लोगों ने, गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया है माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ, साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी साइट कर दिया इन्होंने, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। भैरवदेव दाकव सेंचुरी, ये हमने बात की, राजस्थान में 5 गांव जो अलवर राजस्थान में है, डिक्लेयर किया उन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को एज अ सेल्फ मैनेज सेंचुरी, बैनिंग हंटिंग, यहाँ पर हंटिंग को बैन कर दिया है। इसके अलावा चिपको आंदोलन हुआ, चिपको मूवमेंट अ फेमस मूवमेंट है इन द हिमालयस। कहाँ पर है ये? इसका जगह पूछ लिया जाता है, या इसमें कौन इन्वॉल्व था वो पूछ लिया जाता है। वेयर विलेजर्स हग्ड, जहाँ पर गांव वालों ने क्या किया था? हग किया था ट्रीज को, टू रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन, की इनकी कटाई ना करें, डिफॉरेस्टेशन ना हो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आप कहते हैं JFM, यानी संयुक्त वन प्रबंधन, a program involving local communities and forest departments in managing and restoring degraded forests। इसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें होता है इन मैनेजिंग द रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमारे डिग्रेड होते जा रहे हैं उनको रिस्टोर करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर बच्चे हमने दोनों से किया है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर लिखें, ताकि हम आपका फीडबैक मिल जाएगा तो हम आगे अपने वीडियोस को उसी तरह से फॉर्मेट करेंगे। ओके, तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आपने इसको लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू। चलिए।